प्रिय विद्यार्थियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम अलंकार के टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि वीडियो देखने में उनको असुविधा हुई थी, वीडियो में क्लियरिटी कम थी, इसलिए आज इस अलंकार के टॉपिक को हम पुनः पढ़ते हैं। तो अलंकार, सबसे पहले अलंकार शब्द को परिभाषित करते हैं कि अलंकार होते क्या है। तो अलंकार शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है, अलम प्लस कार। अलंकार होता है शोभा, अलंकार होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार यानी करने वाला, करने वाला। अब देखिए शोभा, तो शोभा को हम सुंदरता भी कह सकते हैं, सुंदरता, और करने वाले को शोभा करने वाला या बढ़ाने वाला, बात वही है, बढ़ाने वाला। अर्थात इसकी परिभाषा हो गई, अलंकार की परिभाषा हो गई, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों या कारकों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या कारकों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए शोभा कैसे बढ़ती है, हम ये भी देखेंगे कि शोभा बढ़ती कैसे है, सुंदरता कैसे बढ़ती है। तो इसमें कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अलंकार जैसे कोई अलग से वस्तु होती है, कोई चीज होती है। इस अलंकार को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार हम मनुष्य हैं और मनुष्य अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार के गहनों या आभूषणों का प्रयोग करते हैं, गहनों या आभूषणों का हम प्रयोग करते हैं अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। लेकिन गहने या आभूषण क्या है कि वे एक वस्तु है, वे अलग से दिखाई दे सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन अलंकार ऐसी कोई चीज नहीं है। अलंकार ऐसे नहीं कि कविता में कोई अलग से कोई चीज लगेगी उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। एक शब्दों का ही कलापूर्ण प्रयोग है, अलंकार एक शब्दों का ही कलापूर्ण प्रयोग होता है। अब देखिए जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए गहने या आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार काव्य रूपी शरीर की, काव्य रूपी शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य रूपी शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य रूपी शरीर अर्थात काव्य को भी किसकी उपमा दे दी, शरीर की। तो जिस प्रकार मानव शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अपने शरीर पर अनेक प्रकार के गहने या आभूषण धारण करते हैं, इसी प्रकार काव्य रूपी शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो चीज काम में ली जाती है उसको हम अलंकार कहते हैं। देखिए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं हम। इसका उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण है जैसे तरनी, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। अब ये किसी कविता की एक पंक्ति है, मान लीजिए। अब इसमें हम नोट करेंगे, अब मैं इसमें कहता हूं कि इसमें अलंकार है, मैं कहता हूं कि इस काव्य की पंक्ति में क्या है, अलंकार। अब आप कहोगे कि इसमें अलंकार कैसे है। अलंकार इसमें ऐसा कुछ है जिससे इस लाइन की, इस पंक्ति की सुंदरता बढ़ गई है। तो ऐसा क्या है, तो देखो हम नोट करेंगे कि इसमें प्रत्येक शब्द है जो एक ही वर्ण से शुरू हो रहा है। तरनी है तो ये तय से शुरू हो रहा है, तो अगला शब्द है तनुजा, तो ये भी तय से शुरू हो रहा है। अगला शब्द है तट, तो ये भी तय से शुरू हो रहा है। अगला शब्द है तमाल, तो यह भी तय है, आगे भी तय है। तो इसमें लगभग पूरी पंक्ति में 5 शब्द हैं जो कि तय वर्ण से शुरू हो रहे हैं।
तो कवि ने इसमें ही क्या कर दिया, इसमें ही कला दिखा दी, एक कलापूर्ण प्रयोग कर दिया, शब्दों का कलापूर्ण प्रयोग। जैसे इस पंक्ति का अर्थ यह है कि यमुना नदी के किनारे पर तमाल के अनेक वृक्ष छाए हुए हैं। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे तमाल के अनेक वृक्ष छाए हुए हैं, अनेक वृक्ष छाए हुए हैं। इससे पहले बीच में मैं आपको बता दूं कि अलंकार, जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये कॉमन टॉपिक है, ये हर कक्षा में काम आता है। यानी अलंकार 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 8वीं क्लास से ऊपर जितनी भी कक्षाएं हैं सभी कक्षाओं में ये काम आएंगे। ये कॉमन चीजें हैं और ये सब कक्षाओं में काम में आती हैं। लेकिन ये कुछ कक्षाएं ऐसी हैं जो सीधी, जिन कक्षाओं में ये प्रत्यक्ष रूप से काम में नहीं आते हैं अलंकार, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से काम में आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि काव्य रचनाओं को हम पढ़ते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, किसी भी छंद को पढ़ते हैं, तो उसमें अलंकार निश्चित होते हैं और उनकी चर्चा जरूर होती है। तो देखिए अब हम पुनः इस पर लौटते हैं, अपना जो चर्चा का बिंदु चल रहा था कि ये पंक्ति है, तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाई। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यमुना नदी के किनारे तमाल के अनेक वृक्ष छाए हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पंक्ति में, ऊपर वाली पंक्ति, इसमें मैं कुछ शब्दों को बदलता हूँ। जैसे तरनी है, तो तरनी यानी क्या होता है, तरनी नदी को कहते हैं और नदी को सरिता भी कहते हैं। तो मैं तरनी की जगह इसका पर्यायवाची लिख देता हूँ सरिता, क्योंकि तरनी यानी भी नदी और सरिता यानी भी नदी। तनुजा, तनुजा नाम है यमुना का, यमुना नदी को यमुना भी कहते हैं, तनुजा भी कहते हैं और कालिंदी भी कहते हैं। तो मैं तनुजा का, यमुना का पर्यायवाची शब्द लिखता हूँ कालिंदी, कालिंदी लिख दिया। अब देखिए अगला शब्द है तट, तो तट यानी किनारा भी होता है और कूल भी होता है और तीर भी होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तीर। तमाल एक वृक्ष का नाम है, तो ये सेम ही रहेगा पहले वाला ही। तरवर, तरवर यानी वृक्ष भी होता है, पेड़ भी होता है, द्रुम भी होता है, विटप भी होता है, तो मैं इसका पर्यायवाची शब्द लिख देता हूँ विटप। बहुछाई, देखिए अब इस पंक्ति में मैंने क्या किया कि मैंने कुछ शब्दों की जगह उनके पर्यायवाची शब्द लिख दिए। अब ये बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द लिख देने से किसी भी काव्य पंक्ति का अर्थ नहीं बदलेगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द है जो समान अर्थ देते हैं, तो अर्थ पहले वाला ही करना चाहिए। सरिता यानी नदी और कालिंदी यानी यमुना और तीर यानी किनारा और तमाल एक वृक्ष का नाम है और विटप यानी पेड़, बहु यानी बहुते और छाए यानी छाए हुए हैं, छाए हुए हैं। तो अब देखिए अब क्या निकला इसका कि यमुना नदी के किनारे पर बहुत तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। तो ऊपर वाली जो ये पंक्ति थी, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, इस पंक्ति का भी यही अर्थ निकला कि यमुना नदी के किनारे पर तमाल के अनेक वृक्ष छाए हुए हैं। और नीचे वाली जो पंक्ति है सरिता कालिंदी तीर कमाल विटप बहुछाई, तो इस पंक्ति का भी यही अर्थ निकला कि यमुना नदी के किनारे पर अनेक तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं, बहुत तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। तो लेकिन इस पंक्ति में, ऊपर वाली में, इस पंक्ति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। क्या परिवर्तन हुआ कि यहाँ जो शब्दों की अनवरतता है, जो निरंतरता है, वो निरंतरता यहाँ खत्म हो गई। यह एक सौंदर्य है, और सौंदर्य क्यों है, क्योंकि एक ही वर्ण की से शब्द की स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, तो इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो इस पंक्ति में एक नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। नाद ये होता है आवाज की सुंदरता, यानी आवाज बोले ना तो अच्छा लगे दूसरे से, तो यहाँ नाद सौंदर्य है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। लेकिन जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें ये नाद सौंदर्य समाप्त हो जाता है, सरिता कालिंदी तीर तमाल विटप बहुछाई। तो ये नाद सौंदर्य खत्म कैसे हुआ, ये मिटा कैसे, ये इसलिए मिटा कि यहाँ एक ही वर्ण से बार बार जो अक्षरों की आवृत्ति हो रही थी, वहां नीचे वाली पंक्ति में वही वर्ण नहीं आया, बार बार उसी वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं हुई है और एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति नहीं हुई है। इसलिए नीचे वाली जो ये पंक्ति है सरिता कालिंदी तीर तमाल विटप बहुछाई, यहाँ सौंदर्य समाप्त हो गया, जबकि इस पंक्ति में सौंदर्य है। तो ये क्या है सौंदर्य? मैंने पहले कहा कि अलंकार कोई अलग से वस्तु नहीं है। जिस प्रकार हम शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए गहरे आभूषणों का उपयोग करते हैं, उन गहरे आभूषणों को हम अपने शरीर से हटा भी सकते हैं, उनको उतार भी सकते हैं,
ये कोई दृश्यमान वस्तु नहीं होती, इसको महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कवि तनुजाकर कमाल कदर बहुशायद, तो यहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले जो शब्द है वे सब बार बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक नाल शब्द उत्पन्न हो गया और इस पंक्ति में एक अलंकार है, जबकि नीचे वाली पंक्ति में अलंकार नहीं है। अलंकार यहाँ हमने समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द जो बार बार आ रहे थे हमने उनकी यहाँ पर्यायवाची लिख दी, तो उसी वर्ण की आवर्ती यहाँ नहीं हुई। तो यही है अलंकार। अलंकार कोई अलग से वस्तु नहीं है। अलंकार शब्दों का एक कलात्मक प्रयोग है, कहीं कहीं अर्थ का एक कलात्मक प्रयोग है। यानी कभी कभी कवि लोग हैं जो शब्दों में कुछ ऐसी जादूगरी या कला का प्रदर्शन करते हैं कि पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगता है, उसमें रोचकता उत्पन्न हो जाती है। और कई बार अर्थ में कुछ ऐसी हतप्रभ कर देने वाली बात, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात अर्थ में प्रविष्ट करा देते हैं, जिससे कि पढ़ करके अर्थ समझने वाले को एक आनंद की अनुभूति होती है, उसमें रोचकता उत्पन्न हो जाती है। तो सौंदर्य कभी शब्दों में पाया जाता है पढ़ने मात्र से और कभी अर्थ में। देखिए और एक उदाहरण जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जलथल में, जलथल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो मैं ये कहूंगा कि इस पंक्ति में भी अलंकार है। अभी हमने अलंकारों को नाम देना शुरू नहीं किया है क्या अलंकार है, क्योंकि वे तो हम अभी परिभाषा पढ़ेंगे अलंकारों की विस्तार से। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी पंक्ति में क्या अलंकार है, ये कैसे आया है। पहले तो ये देख रहे हैं कि अलंकार कैसे आता है। तो देखिए चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पे तो नाद सौंदर्य है। नाद सौंदर्य कहाँ है? चारों चंद्र की चंचल किरणें। और दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, किस भी किसान कुल बनिकर भिखारी बाट, किस भी किसान कुल बनिकर भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। याद देखिए, किस भी किसान कुल बनिकर भिखारी बाट, बनिकर भिखारी बाट, चाकर चपल नट, चाकर चपल नट चोर चार चेट, चोर चार चेट। इस पंक्ति के एक बार दोबारा वाचन करते हैं। किस भी किसान कुल बनिकर भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। अब देखिए आप खुद महसूस करते हैं कि इन पंक्तियों को सुनने को या पढ़ने को बार बार मन कर रहे हैं, मन कर रहा है कि दोबारा इसको पढ़े एक बार या दोबारा हम सुने। तो ये मन क्यों कर रहा है? ऐसा करने को मन क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि इसमें रोचकता है, हमारी रुचि है इसमें। रुचि किस कारण से? अलंकार से। इसमें कोई ना कोई अलंकार है जिससे हमारी इसमें रुचि है, और रुचि के कारण ही बार बार इसको पढ़ने को या सुनने को मन कर रहा है। तो इसमें क्या ऐसी है सुंदरता इसमें? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी एक नाद सौंदर्य ही है, शब्दों में ही सौंदर्य है। शब्दों में सौंदर्य क्या है कि यहाँ दो दो तीन तीन शब्द है जो एक ही वर्ण से शुरू होने वाले हैं। जैसे किस भी किसान को तो कै वर्ण से आवर्ती हो रही है, बनिकर भिखारी बाट, तो इसमें पै वर्ग के अंदर जो बै और भै है तो उनसे शुरुआत हो रही है। फिर यहाँ पर देखिए चाकर चप्पल नट, तो यहाँ जैसे वर्ण की आवर्ती हो रही है। चाकर चप्पल नट चोर चार चेट की, तो चोर चार चेट की, तो इसमें देखिए बार बार जैसे वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। तो इस पंक्ति में नाद सौंदर्य आ गया, और नाद सौंदर्य किसके कारण से? अलंकार के कारण से। तो इसमें भी एक अलंकार है। अब देखो अभी तक हमने जैसे ये उदाहरण दिया, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, किस भी किसान को बने के भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। तो इनको हमने केवल पढ़ा है ना। अब ये नीचे वाली जो ये पंक्ति मैंने लिखी है इनका तो हमें अर्थ भी नहीं जाना। कई बार क्या होता है कि काव्य पंक्तियों का अर्थ हम जानते ही नहीं है, अर्थ तक बात आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने में आनंद आता है या सुनने में आनंद आता है। इसका मतलब सौंदर्य किसमें है? आवाज में है, और आवाज में सौंदर्य किसकी वजह से? शब्द की वजह से। तो सीधा से इसका तात्पर्य हुआ कि शब्दों में सौंदर्य है। देखो मैं इसका एक उदाहरण देता हूं जहां हम आप समझे भी, साथी चतुरंग संग अंग में उमंग धारी सरे
जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हिलत है। अब देखिए कहीं ना कहीं आपका मन ये किया है, आपके मन ने कहा है कि एक बार और बोलो इसको, एक बार और सुने, तो दोबारा सुनो इसको। साजी चतुरंग संग अंग में उमंगधारी सरदा शिवाजी जंग जीतने चलते हैं, भूषण भनत नाद बेहद नगरन के नदी नद मद गबरन के रलत है, एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल। याद देखिए ना सुंदर, कितना सुंदरता इसमें यहाँ बढ़ रही है। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की फैल बैल सल उछलते हैं, और तारा सो तारनी दूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हिलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए इसका अर्थ तो हमने जाना ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मन ने ये कहा कि भाई इस पंक्ति को दोबारा सुने, ये क्या बोल दिए हैं, इसको दोबारा हमें पढ़ना चाहिए। तो क्या है इसमें, इसमें नाद सौंदर्य, और अर्थ हमने जाना ही नहीं, इसका मतलब सौंदर्य किसमें, शब्दों में सौंदर्य है। इस बात को आप नोट करना, मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूं कि शब्दों में सौंदर्य है, मैंने जोर दिया इस बात पर, तो कोई बात है जो आगे काम आएगी, इसलिए उस बात पर बार बार फोकस करते हैं, है ना। तो बार बार मैं इसी शब्द इसलिए फोकस कर, यहाँ शब्दों में सौंदर्य। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए जिसका अर्थ हम जानेंगे ही नहीं, पढ़ने मात्र से ही हमें आनंद की अनुभूति होगी, और पढ़ने मात्र से ही हमें हमारा मन करेगा कि इस पंक्ति को हम दोबारा सुने। देखिए, इंद्र जिमी दंभ पर बाड़व जो अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर शंभु रतिनाह पर जू सहस्त्र बाहु पर राम बीज राज है, दावा तुम दंड पर चीतम रग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे वन राज है, तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलन से वंश पर शेर शिवी राज है। तो अब देखिए नाद सौंदर्य कहा, इंद्र जिमी दंभ पर बाड़व जो अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर, ध्यान से सुना, पौन वारी वाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम दीज राज है। अब आगे की पंक्ति में देखिए, देखना आप आगे की पंक्ति में और भी सौंदर्य आएगा, दवा ध्रुम दंड पर चीतम रग झुंड पर, देखिए दवा ध्रुम दंड पर चीतम रग झुंड पर भूषण वितुंड पर, दवा ध्रुम दंड पर चीतम रग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे वन राज है, तेजतम अंश पर, ध्यान से सुनना, तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलन से वंश पर शेर शिव राज है। तो यहाँ हमने अर्थ जाना क्या, ये कविता है कवि भूषण का, जो शिवाजी के पराक्रम शौर्य के बारे में वर्णन इसमें किया गया है। तो इसका हमने अर्थ नहीं जाना, अब ये मैंने बात बताई आपको, इससे पहले नहीं जाना, लेकिन फिर भी ये जो कविता, इस कविता को अपने को बार बार पढ़ने को मन करेगा, बार बार सुनने को मन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस रचना में कवि ने शब्दों में सौंदर्य डाल दिया, अर्थ की आवश्यकता ही नहीं रही है, अर्थ की आवश्यकता नहीं रही है। तो क्यों, क्योंकि सौंदर्य तो शब्दों में ही है, तो शब्दों को पढ़ने मात्र से ही हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, उसमें एक रोचकता उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ शब्द में सौंदर्य है। तो मैंने क्या कहा कि कवि लोग जो है काव्य रचना करते हुए कभी तो शब्दों में ऐसी जान डाल देते हैं, उसमें सौंदर्य फूंक देते हैं, मैं यूं कहूं कि उसमें एक कला का प्रदर्शन कर देते हैं, कला ठोक देते हैं, उसमें भर देते हैं शब्दों में, और कई बार अर्थ में। पढ़ने से रोचकता नहीं होगी, अर्थ लगाने के बाद मन करेगा कि रचना बढ़िया है, आश्चर्य, खुशी, प्रसन्नता, आह्लाद अर्थ जानने के बाद होगा, पढ़ने से नहीं होगा। देखना अभी तक ये सारे उदाहरण ये नाद सौंदर्य के थे, शब्द सौंदर्य के थे, शब्दों में सौंदर्य था, और अब मैं उदाहरण देता हूं जहां अर्थ में सौंदर्य। देखो पद बिनु चले सुने बिनु काना, बिनु करे करम करे विधि नाना। यानी पद बिनु चले सुने बिनु काना, बिनु कर करम करे विधि नाना, बिनु कर करम करे विधि नाना, करे विधि नाना। पद बिनु चले सुने बिनु गाना, बिनु करे करम करे विधि नाना। आगे देखो, रसिना बिना सफल रस भोगी, बिन वाणी बकेता बड़े जोगी। रसना बिना सफल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़े जोगी।
सफल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़े जोगी। तो यहां देखो आप, पद बिनु चले सुने बिनु गाना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, रसना बिना सफल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। पद बिनु चले सुने बिनु गाना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, रसना बिना सफल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। सिर पैर कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ हाथ नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि न तो नाद सौंदर्य है, शब्दों में कोई सौंदर्य नहीं है, और अर्थ हमने जाना नहीं है। अब अर्थ जानेंगे। पद बिनु चले सुने बिनु गाना, इसमें बताया गया है कि बिना पैरों के ही चलता है। मान लीजिए परमपिता परमेश्वर के बारे में ये कथन है कि परमपिता परमेश्वर एक अदृश्य शक्ति है और साकार नहीं है, वह अदृश्य शक्ति है, निराकार शक्ति है। उसके बारे में बताया गया है कि पद बिनु चले, कि वह बिना पैरों के ही चलता है। सुने बिनु गाना, वह बिना कानों के ही सुनता है। सुने बिनु काना, और बिनु कर कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के ही वह अनेक कार्य करता है। रसना बिना सफल रस भोगी, और बिना जिह्वा के ही वह अनेक प्रकार के स्वाद लेता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के ही वह बहुत बड़ा वक्ता बना। तो इसमें क्या है? पद बिनु चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, रसना बिना सफल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़े जोगी। यानी बिना साधन के कार्य के ही कार्य संपन्न हो रहा है। तो इसके अर्थ में सौंदर्य, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन असंभव कार्य को कवि ने यह संभव करके दिखाया, संभवता में संभावना व्यक्त की है। और देखिए, हंसनी मोती चुग रही है, हंसनी, हंसनी मोती चुग रही है, हंसनी मोती चुग रही है। सॉरी, ये पंक्ति आगे की है, इससे पहले वाली पंक्ति देखिए। ओस बूंदे चुग रही है, ओस बूंदे चुग रही है, हंसनी मोती उनको जान, हंसनी मोती उनको जान। कि जो हंसनी है, जो ओस की बूंदों को चुग रही है, ओस की बूंदे हैं, घास पत्तों पे ओस की बूंदे हैं, और हंसनी उनको चुग रही है। एक एक बूंद को, ओस की बूंद को हंसनी चुग रही है। तो हंसनी या हंस तो मोती खाते हैं, वे ओस की बूंदों को क्यों चुग रही है? हंसनी ओस की बूंदों को क्यों चुग रही है? क्यों चुग रही है? उनको मोती जान, मोती समझ करके हंसनी है जो ओस की बूंदों को चुग रही है। अर्थात ओस की जो बूंदे हैं सूर्य के प्रकाश में इस भांति चमकती हुई प्रतीत हो रही हैं कि हंसनी को मोती लगते हैं, और मोती समझ करके हंसनी उनको चुग रही है। अर्थात यहां भ्रांति हो गई, भ्रांति भ्रम हो गया। भ्रम किसको हुआ? हंसनी को। किस संबंध में? ओस की बूंदों को उसने क्या समझ बैठा? क्या समझ बैठी हंसनी? मोती समझ बैठी। तो यहां उसको भ्रांति हो गई। तो यहां सौंदर्य शब्द में नहीं है, शब्दों में कोई सौंदर्य नहीं है। इस पंक्ति को पढ़ने को बार बार मन नहीं करेगा, सुनने को मन नहीं करेगा। अभी जो मैंने इससे पहले जो कवि सुनाए आपको भूषण के, तो उनको जिस प्रकार सुनने को बार बार मन किया रुचि की, इसी प्रकार उस प्रकार इस पंक्ति को पढ़ने को मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शब्दों में सौंदर्य नहीं है। तो सौंदर्य किसमें है? इसके अर्थ में सौंदर्य। अर्थ में क्या है कि मति भ्रम इसमें दिखाया गया है कि हंसनी को मति भ्रम हो गया, बुद्धि का भ्रम हो गया, और उसमें ओस की बूंदों को क्या समझ लिया? मोती समझ लिया। किसी काव्य पंक्ति में जब मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, और भ्रांतिमान अलंकार अर्थ अलंकार में आता है। तो यहां अर्थ में सौंदर्य है। तो काव्य में कहां शब्दों में सौंदर्य पाया जाता है, तो कहीं अर्थ में पाया जाता है। और इसी के आधार पर काव्य के अलंकारों के भेद कर दिए। और भेद क्या कर दिए?
शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे काव्य में कहीं शब्दों में सौंदर्य निहित होता है, अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, तो काव्य में कहीं अर्थ में सौंदर्य निहित होता है। तो जहां काव्य में शब्दों में सौंदर्य निहित हो वहां शब्दालंकार, और काव्य में जहां अर्थ में सौंदर्य निहित हो वहां अर्थ अलंकार होता है। इस प्रकार अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद करते हैं, कहीं कहीं तीन भेद भी बताए गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप बात आई है प्रमुख रूपों से, है ना। तीसरा भेद कहीं कहीं पढ़ते हैं उभयालंकार। उभयालंकार जिस काव्य पंक्ति में शब्द में भी सौंदर्य हो और अर्थ में भी, दोनों स्थितियों में, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उभयालंकार। तो कहीं कहीं अलंकार के तीन भेद भी बताते हैं, लेकिन प्रमुख अगर भेदों की बात करें तो अलंकार के दो ही प्रमुख भेद आएंगे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और अब इन दोनों भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।